हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। आज 4 अप्रैल 2023 है। इसमें देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जाते हैं उसका हम जब लार्जर इम्पैक्ट होता है या फिर आने वाले समय में ज़्यादा उसका जो कि इशू बन करके निकलता है तब हम उसको डिस्कस करते हैं। आज के अगर एडिटोरियल में हम डिस्कस करें कि जो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आगे बड़ा भी बने। जैसे एक प्रेस फ्रीडम को लेकर के मतलब रिपोर्ट जारी होती है वर्ल्ड लेवल पे, तो उसको पब्लिश किया गया है। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किया, कितनी रैंक है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। उसमें इशू क्या है, ये है कि उसमें इंडिया का रैंक जो है कि ना काफ़ी ख़राब हो गया है। मतलब कि जितना मैं पहले था उससे ज़्यादा और कम हो गया। पहले मान लीजिए कि वर्ल्ड के जो कि फ्रीडम में टॉप पे आता था, अब जो है कि दम दम टॉप लिस्ट दम नीचे वाले पे आता है। तो उसको लेकर के जो ये आर्टिकल आया हुआ है, तो इसमें इससे पहले भी गवर्नमेंट में हमने डिस्कस भी किया था कि गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। कहा कि नहीं, ये जो कि हम इसका समर्थन नहीं करते, ये कहीं ना कहीं बायस रिपोर्ट है। इंडिया की कहीं ना कहीं जो पिक्चर है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद एक जो और आर्टिकल है पॉलिटी से रिलेटेड, वो जैसे सेम सेक्स मैरिज को लेकर के बहुत इशू चल रहा था ना, तो उसमें जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं और उनके अंदर अब जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल कमेटी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, करेगी। तो उसमें वो देखा जाएगा, उसमें देखा ये जाएगा कि मतलब क्या इसका कॉन्सिक्वेंस है। जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है शायद, उसके अंतर्गत किस तरह के प्रोविजन है, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसमें जो पिटिशनर है और जो गवर्नमेंट है और जो सुप्रीम कोर्ट है, तीन पार्टियां हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो मान लीजिए कि हेयरिंग कर ही रही है, तो उसमें तीनों पार्टी अपना मिल करके उसमें डिसाइड करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटिशनर से ये भी कहा है कि आप पहले जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव जैसे सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल, सॉरी ऑडिटर बोलिए, एडवोकेट जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं। एडवोकेट जनरल तो मान लीजिए स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है उनको। तो वो जो है कि उनके साथ बैठिए और जो कि उनसे बात करिए, और वो जो कॉन्सिक्वेंसेस निकालते हैं फिर उस आधार पे आप जो कि बात करिए। फिर जो आएगा वो आगे देखा जाएगा। फिर इसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसे मान लीजिए कि छोटा आर्टिकल है बट बढ़िया आर्टिकल है कि जो सेंट्रल डिजिटल बोर्ड का मतलब रुपीज इशू की गई थी आरबीआई के द्वारा, जैसे ई रूपी बोलते हैं। उसमें ये कहा गया है ना आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कि ये जो है कि बहुत फ्रेंडली है। और अदर जो पेमेंट सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कि अब जी पे, पेटीएम, ठीक है, पे और जो भी माध्यम आप डिजिटल यूज करते हो उससे ज़्यादा ये फ्रेंडली है और इजी होता है। तो क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट पे गौर मतलब आरबीआई चला रही है, हम सभी को पता है कि जो पेमेंट सेटलमेंट वगैरह का जो इशू होता है वो आरबीआई देखती है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंदर। और ये इसके पास पूरी पावर होती है बैंक को रेगुलेट करना और गाइडेंस वगैरह देना। इसके बाद अगर हम एक और आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो मतलब दिल छोड़ देने वाला आर्टिकल है, जिसे सी ए जी है, जिसे कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। आर्टिकल 148-47 जो है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंतर्गत किया गया है। वो हम सभी जानते हैं कि पब्लिक ऑडिट अथॉरिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बहुत ही रिस्पेक्ट मिला है और पब्लिक की ओपिनियन भी उनके प्रति काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत से, जैसे आर्मी, या फिर आर्मी तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है बट लेकिन आर्मी का काफ़ी रिस्पेक्ट है। उसी तरह से यूपीएससी की जो हम तैयारी करते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका भी हम काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जो भी फैसला हो उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका जितना भी डिस्प्यूट हो जाए, बट जो क्रिटिसिज्म भी करते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं एक हद के बाद जा करके उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आज तक वही इलेक्शन कंडक्ट करवाते आई है, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो एक अच्छी बात होगी ना उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो वैसे ही सी ए जी है, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल है, ये क्या काम करती है, पब्लिक जो फंडिंग होती है या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है उसको जो कि ऑडिट करती है। वो ऑडिट तब करती है जब खर्च हो जाता है, तब खर्च होने के बाद ये ऑडिट करती है कि क्या जो मतलब ये हुआ है, मतलब खर्चा वो वास्तव में सही हुआ है या फिर गलत हुआ है। ये सारी चीज़ों को लेकर के वो जो कि चेक करता है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी करता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी करता है, और उसके बाद जो है कि लोकल गवर्नमेंट का भी करता है। ठीक है, लेकिन अगर उसको और भी जो इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर करना होता है, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करना पड़ता है ऑडिट में, तो वो करता है। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप कनेक्ट करिए G20 का प्रेसिडेंटशिप जो कि इंडिया के पास 2023 का है। अभी आने वाले समय में उसका जो कि मीटिंग होने वाली है ऑडिटर का, तो इसमें ये सी ए जी काफ़ी अच्छा मतलब और इस तरह का मतलब प्रपोजल लाई है, उसमें ऑडिट करेगी।
दूसरी चीज़ इसी के साथ कनेक्ट है कि जब हम इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम मोस्टली हमारे दिमाग में यही आता है कि लैंड एरिया का। आप सपोज करिए जो अर्थ है उसका मोर देन 75% वाटर बॉडी है और लेस देन 25% जो कि लैंड बॉडी है। तो आप समझ सकते हो कि अगर हम लैंड का ही बायोडाइवर्सिटी को ही प्रोटेक्ट करें तो कैसे वो जो कि बैलेंस हो पाएगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम ओशन की जो बायोडाइवर्सिटी होती है, इकोलॉजी सिस्टम होता है, इकोसिस्टम होता है, उसको भी हम बैलेंस करते हैं। तो आपके दिमाग में वो कैसे डिस्टर्ब होता है, उसमें तो मानव होते नहीं जी, होता है। क्यों? पहला तो ये होता है जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पे जो भी चीज़ें एक्टिविटी इंडस्ट्रीज हो या फिर ह्यूमन हैबिटेट हो या फिर इस तरह की और भी कोई चीज़ें, टूरिज्म हो, जो नहाते वगैरह लोग बीच वगैरह पे हैं, तो इससे भी जो कि ओशन में जो कि निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर अगर मान लीजिए सैंड माइनिंग वगैरह हो रही है उससे कोस्टल एरिया पे होता। फिर जो ट्रेड व्हीकल होती हैं जो मतलब एक देश से दूसरे देश में लेके जाते हैं उससे भी जो कि डिस्टर्ब होता है। फिर उसको जो फिशिंग वगैरह लोग करते हैं नेट से, तो नेट क्या होता है कि कभी कभी जो जाल होती है जिसमें पकड़ते हैं ना जाली मछली को, वो भी कहीं ना कहीं जाके अगर ख़राब हो जाती है तो उसे ओशन में छूट जाती है, तो उसको लोग निकालते नहीं, छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो मछलियाँ होती हैं उसको खा जाती हैं कुछ, उसी में जो कि जो वहाँ की मतलब काफ़ी क्रूशियल जो एनिमल्स होते हैं उसी में फंस के उनकी डेथ हो जाती है। उससे इम्बैलेंस इकोलॉजी में जो कि क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको करने के लिए मतलब ऑडिट किया जाए कि मतलब किस तरह से कौन जो कंपनी कर रही हैं उसका किस तरह से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस सब कॉन्टेक्स्ट में ये मतलब काफ़ी देखिए पॉलिटी को, ठीक है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट को ला करके एक प्लेटफॉर्म पर रख देना, फिर उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन को ला करके, ये जो G20 है काफ़ी मतलब वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको और भी चीज़ों को आगे आकर के करना चाहिए और भी इसके एक मतलब सब पार्ट बनाने चाहिए। हालांकि जो G20 है ये कोई मिलिट्री या फिर जियो पोलिटिकल मतलब अलायंस या फिर ग्रुप नहीं, ये वर्ल्ड की सबसे जो पावरफुल जी मतलब 20 कंट्री हैं इकोनॉमिकली, उनका ये ग्रुप है। ये मतलब काफ़ी अब डे बाय डे मतलब ये ब्रॉडर होते जा रहा है। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये मतलब और बड़ा होते जा रहा है। मतलब पहले इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था, फिर उसके बाद अब इकोलॉजी इन्वायरमेंट को भी ले रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आने वाले समय में इसका ज़्यादा आउटकम क्योंकि इसमें देखिए जो भी मतलब बायलेटरल जिनका इशू है या फिर मल्टीलेटरल इशू है या फिर जो फ्रेंड्स सब लोग साथ हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊँगा 4 से 5 कंट्री का नाम ले रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा इंडिया, तीसरा चाइना और पांचवा जो है चौथा जो है कि आपका रसिया है। ठीक है, ये चारों जो है क्या है, ये G20 के मेंबर हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब कॉन्फ्रेंस होता है तो चारों मतलब आते हैं, तो उनका जो भी डिस्प्यूट होता है, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चाइना का है डिस्प्यूट हो उसके LAC को लेकर के, फिर मैकमोहन लाइन को लेकर के, तो वो इशू तो है बायलेटरल। लेकिन हम ग्लोबल लेवल पे आते हैं तो उसमें हम ये डिस्प्यूट को दरकिनार करके बात करते हैं। ऐसा नहीं कि बायलेटरल इशू, हालांकि कभी कभी आ जाता है। रसिया का है जो यूरोप के साथ चल रहा है उसके साथ भी जो होता है तो बैलेंस कर लिया जाता है। चाइना का USA से चलता है उसको भी बैलेंस कर लिया जाए। तो मतलब क्या कि जो G20 है काफ़ी वर्ल्ड के सबसे इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में से मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, 20 मेंबर हैं। ठीक है, उतना काम जो कि अदर मतलब ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सॉरी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह नहीं कर पाए, उतना वो जो है कि G20 से हम कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके थ्रू जो कि हम डिस्कस करेंगे और जो भी होगा अब हम उसको PDF के थ्रू जो मेजर होता है वो बोरली भी बोल लेते हैं और वैसे भी जा करके बोल लेते हैं। और हमारे लिए बेनिफिट ये हो जाता है कि हम टॉक करते हैं तो आई टू आई कांटेक्ट होता है और वो जो है कि बनता रहता है। हाँ, आप लोगों का मतलब अटैचमेंट है और आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे PDF के थ्रू हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने ना अभी साइड कर दिया इंक्वायरी ऑफ द अमरावती लैंड स्कैम। अमरावती क्या है, देखिए जो ये क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश है, इसको 2014 में डिवाइड कर दिया गया, एक तेलंगाना बना दिया गया। ठीक है, तेलंगाना और आंध्रा पहले एक ही था, तो मतलब उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी जो कि हैदराबाद पड़ती थी, तो ये तो अब तेलंगाना में हो गई है। लेकिन जो अब आंध्र प्रदेश नया बना मतलब कट के निकला, उसके पास हैदराबाद नहीं बचा, तो उसकी एक कैपिटल तो होनी चाहिए ना, पॉलिटिकल जुडिशरी जो भी है, तो वो अमरावती को। तो उसमें ये अभी बात चल रही कि लैंड कुछ स्कैम वगैरह हुआ, तो उसको जब आगे आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सीटिंग द रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन राजोन ना अपील द मर्सी पिटीशन का मतलब ये होता है ना कि ये डाला जाता है कि हमें कुछ मतलब कि माफ़ कर दिया जाए। फिर उसके बाद बिग पोजीशन है, मतलब जो कि अभी
मतलब वो करने वाले हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर जो कि इसको एक कमेटी बनाई जाएगी सेम सेक्स मैरिज SSM को लेकर के है। फिर इसके बाद PMI जो कि सर्विस सेक्टर को लेके बेस्ट एक्सपेंशन इन द 30 ईयर को लेकर के ये बता रहा है कि मतलब जो हो रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वेट करिए। हाँ देखिए कि प्रोसेस चल ही रहा है कि जो अरिकोम्पम फॉरेस्ट है, तो आपके ये दिमाग में करिए अरिकोट्टम कहाँ पे है, ये केरला में पड़ता है। और आपके लिए अगर मैपिंग में पूछेगा तो मैपिंग में इतना ही पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ये स्पेशल ऑपरेशन तो वेलोर एंड प्रेस्टीज वर्ल्ड स्पेशल ऑपरेशन है। देखिए ये मतलब उसकी बात कर रहे हैं जो ये देखिए पहले हैं क्या, डायरेक्टर जनरल ऑफ द एयर पावर स्टडी को लेकर के हैं। देखिए जो खार्तूम क्या है, ये सूडान की जो कि कैपिटल है, वहाँ से जो हम ऑपरेशन जो कि कावेरी के थ्रू जो कि वहाँ से जो कि हक्की पक्की जो ट्राइबल्स थी और भी जो लोग थे वहाँ से हम इवैक्यूएट किए उन लोगों को। तो इसके बारे में ये बता रहा है, तो उतना हम नहीं जाएंगे अंदर क्योंकि इस समय हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि हम चल के इतना डिस्कस करें। देखिए यूरोपीय यूनियन ने ना मतलब एक लेजिस्लेचर पास किया है, तो जनरल पर्पज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को लेकर के ये जो एक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, इसको जो है कि यूरोपीय यूनियन ने पास किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव ये है सर ना कि जो इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनोवेशन हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर के कुछ लोग मतलब खतरा मतलब जता रहे हैं कि भाई ये आने वाले फ्यूचर में हो सकता है आज ये ह्यूमन से ज़्यादा सोचने लगेगा। तो उसको जो मैन्युफैक्चर कर रहा है जो बना रहा है वो भी उसको पे कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वो एक समय के बाद नहीं करता। बट कुछ लोगों का आर्गूमेंट ये होता है कि नहीं एक समय के बाद वो कर सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो मशीन को ह्यूमन ही तो बना रखा है ना। यूरोपीय यूनियन एम्बिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट करके है ये। तो इसमें देखिए क्या है, जैसे मतलब प्रॉपर क्या अगर मैं लेमन टर्म में बताऊं आपसे, तो प्रॉपर तरीके से इसको रेगुलेट करने के लिए प्रोसीजर जैसे जीपीटी का पहले जीपीटी मतलब चैट, एक सेकेंड, चैट चैट जीपीटी, ठीक है। तो जनरली जीपीटी के नाम से जानते हैं, तो इसका जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है ये देख लेते हैं। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर 3 4 अब शायद 5 6 भी आ गया है। इसका एक एडवांस वर्जन है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसके पहले यूरोपीय यूनियन ने एक और काम किया था जैसे जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को लेकर के। ये इसमें ये था कि जो डिजिटल डाटा होता है जैसे मान लीजिए फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम में, तो उसको क्या है कि यूरोपीय यूनियन के टेरिटरी के अंदर ही जो कि इसको रिस्टोर करना। उसी के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने भी एक ठीक है दिखता एक मतलब प्रपोजल लाया इसमें कि जो फेसबुक है इंस्टा है फिर मतलब फिर उसके बाद जो है कि व्हाट्सएप है, ये जो डाटा होता है ना सिटीजन्स का उसको जो कि इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत रखे। तो इसको एक वर्ड दिया जाता था डाटा लोकलाइजेशन, इधर क्लियर। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आगे फिर वो कर रखा है। फिर देखिए जियोग्राफी एज ए करेक्टर राइटर ट्रेस द सूडान कॉन्ट्राडिक्शन कॉम्प्लेक्स हिस्टोरी। देखिए इसमें जो सूडान का लोकेशन की बात करते हैं, इसमें ये कहते हैं कि ये एक ऐसे लोकेशन पे है कि इसके लिए काफ़ी मतलब विन विन सिचुएशन। पहली बात तो ये देखिए रेड सी से कनेक्ट होता है, रेड सी से जब ये कनेक्ट होता है ना तो इसको वाटर कनेक्टिविटी मिल जाती है। और एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि ये लैंड लॉक नहीं होता। लैंड लॉक क्या होता है कि किसी भी कंट्री का जब डायरेक्ट वाटर बॉडी से अगर कनेक्शन नहीं मिल रहा हो ना तो उसको लैंड लॉक करती है। जैसे मान लीजिए नेपाल है, भूटान है, ये क्या है लैंड लॉक है, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्री हैं। फिर उसके बाद मंगोलिया, वो सारी चीज़ें हैं, तो उसको लेकर किए हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पे वार चल रहा है जैसे मतलब सूडान आर्मी है, आर्म फोर्स है, फिर उसका रैपिड सपोर्ट फोर्स है, इनके बीच में वार चल रहा है कुछ वहाँ पे इशू को लेकर के। तो अगर एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा, अगर आप ना एक सेकेंड यहाँ पे हम मैप बना देते हैं, एक सेकेंड, ये देखिए हल्का फुल्का हम जो है कि अफ्रीका का ये मैप बनाने की कोशिश की। वहाँ पे देखेंगे ना तो जो कंट्री है उनका इस तरह से पैरेलल पूरी तरह से एकदम स्ट्रेट लाइन पे डिवीजन हो रखा है। ये उसी की देन है कि आज भी इनको जो कि भुगतना पड़ रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। इसमें देखिए कि इंडिया स्लिप्स इन द प्रेस ऑफ फ्रीडम
161 आउट ऑफ 180 में। जो उसके बाद जो रिपोर्टर, एक वॉच डॉग है, मीडिया वॉच डॉग, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ये कि एक तरह का NGO है, ठीक है, वो देख रेख करता है, मतलब इस तरह का। उसने अभी रिपोर्ट जो 2023 का इशू किया, इसमें कहा कि इंडिया जो कि 161 प्लेस पे आ गया है 1 आउट ऑफ 180 कंट्री पे, और ये 2022 में 150 था, ठीक है। तो मतलब और भी ख़राब हो गया इसका। तो इसको लेकर के जो क्या, और इससे एक चीज़ ये भी कह रहे हैं कि श्रीलंका का जो कि 146 है, तो समझ सकते हो कितना अच्छा है, ठीक है। और जो टॉप पे आते हैं तो वो हमें पता है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, जैसे नॉर्वे है, आयरलैंड है, डेनमार्क है, ये तो हमेशा टॉप ही कर जाते हैं। और सबसे अगर बुरी बात कहा जाए ना, तो जैसे नॉर्थ कोरिया है, फिर वियतनाम है, ये सारे लोग जो हैं, ये जो कि हमेशा चाइना है, ये हमेशा एकदम लोअर पे आते हैं। और ये जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर है, ये ग्लोबल रैंकिंग प्रेस ऑफ फ्रीडम एवरी ईयर पब्लिश करता है, और एक NGO है, और इसका हेड क्वार्टर पेरिस में पड़ता है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो मालदीव में, अभी हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे, जो ये प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द मालदीव है। मालदीव को पता है कि हमारा जो कि नेबर कंट्री पड़ता है, और वाटर बॉडी में इसका काफ़ी जियो पोलिटिकल स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंट होता है, जियो पोलिटिकल स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात निकल करके आती है ना, कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट करेंगे, जैसे मान लिया कोस्टल गार्ड एकता हार्बर पे जो कि डेवलपमेंट कर रहे हैं। फिर हम आगे इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी अच्छा मतलब अंडरलाइन कर रखे हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फॉरकास्ट किया है कि बे ऑफ बंगाल में हो सकता है साइक्लोन जो कि जनरेट हो। उस साइक्लोन का जो अगर नाम अगर आप देखें तो, एक सेकंड में अभी यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके, एक सेकेंड, ओके। अभी देख सकते हो यहाँ पे ये जो है मोचा, ठीक है, मोचा नाम जो है कि इस साइक्लोन का पड़ा है, जो अभी प्रिडिक्शन किया गया है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, MDK की, ये जो कि बे ऑफ बंगाल में जो कि क्रिएट होगा। हम सभी को पता है कि जो सेंटर में लो प्रेशर बन जाता है ऐसे इस तरह से, और आउटसाइड में जो कि हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो जो विंड्स आती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर में यहाँ पे, और फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ वर्टिकल जाने लगती हैं, और ये काफ़ी मतलब डिस्ट्रक्टिव होता है। और जो साइक्लोन होता है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो आपका 23 पॉइंट मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ में होता है, और एक होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, वो मतलब आपका मिड लैटिट्यूड पे परमानेंटली होता है। लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ना, वो सीजनल होता है, जब टेम्परेचर मतलब इनबैलेंस्ड होता है तो। फिर उसके बाद मतलब ये कर्फ्यू लग गया मणिपुर में, काफ़ी मतलब वायलेशन हो गई वहाँ पे, आगे डिस्कस करेंगे जब आगे लाइन में आएगा तो। अभी देखिए, बर्ड फ्लू ना एक वर्ड में काफ़ी जो कि कोरोना की तरफ फैल रहा है, तो उस बर्ड फ्लू का जो वायरस का नाम है H5N1 है, एवियन इन्फ्लुएंजा। देखिए, UPSC ने 2015 में शायद या 2016 में जो कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ रखा था कि ये किससे रिलेटेड, बर्ड फ्लू से रिलेटेड, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए, गवर्नमेंट ब्रीडिंग ऑन मैनुअल डोनेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड नेक्स्ट में चलते हैं, एक क्लाइमेट चेंज को लेकर के है, एडोप्टिंग टू अ क्लाइमेट चेंज टू कॉस्ट 85.6 लाख करोड़ बाई 2030 को लेकर के है, ये RBI का प्रिडिक्शन है। फिर उसके बाद देखिए, क्वालिटी कंट्रोल अगर हम किसी चीज़ पे करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो कि इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं, ये जो कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल सर हैं, इन्होंने कहा है। फिर उसके बाद WTO में जो कि सब्सिडी इशू को लेकर के चल रहा है, वो अपनी इशू है, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है। फिर इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में चलते हैं, देखिए ये क्रिमलिन, ये रसिया का एक प्लेस है, वहाँ पे अभी ये हुआ कि ड्रोन से कि कीवी मतलब यूक्रेन ने जो कि अटैक किया, बट यूक्रेन की जो कैपिटल है कीवी, उसने जो कि पूरी तरह से खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं करते। फिर उसके बाद देखिए, सेम सेक्स मैरिज कपल्स पे जो है कि जो कमेटी बनाई जा रही है उस पर लेकर के है, वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उसको लेकर के अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब एक कमेटी की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, इसको कैबिनेट सेक्रेटरी जो है कि उसको हेड करेंगे। जब इसकी रिपोर्ट आएगी तब हम आगे डिस्कस करेंगे क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस। अभी देखिए, इंडिया में जो गोवा पड़ता है, आप सभी को पता है कि 1962 में गोवा एज ए इंडिपेंडेंट हुआ डचों से, पोर्तुगीज से। फिर उसके बाद
इंडिया में गोवा जो कि इंडिया का एक स्टेट बन गया, यूटी नहीं, इस बात को शुरू में तो यूटी था, बट बात यूटी था, यूनियन टेरिटरी था, बट आफ्टर दैट मतलब गोवा फिर कम्प्लीटली स्टेट बन गया। और ऐसा ही एक ऐसा स्टेट है कंट्री में अपने इंडिया में कि वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाइड होता है, जो अंडर आर्टिकल 44 के अंतर्गत बोला जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है, हमेशा बातें आती है, जितना भले ही पंजाब को लोग बदनाम करें, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब कि ड्रग्स जैसी चीज़ों को वहाँ पे वो किया जाता है, मतलब कि यूज किया जाता है, सेलिंग किया जाता है बेसिकली। अभी देखिए बाद एक रिपोर्ट के अनुसार मतलब वहाँ पे नार्कोटिक्स, एनसीबी, नेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, वहाँ पर रेड पड़ी है। तभी एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है ना कि 65% जो है कि राइज ऑफ द ड्रग्स सीजन जो वहाँ पे एजेंसियाँ सीज की हैं 65% से ज़्यादा हो गया है। फिर उसके बाद जो कि नार्कोटिक्स पुलिस सीज किया है, मतलब 207 केजी के आसपास किया है, वहाँ पे जो कोई पाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कि हैं वहाँ पे, मतलब ड्रग्स यूज करते हैं लोग, यूथ होते हैं, जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं, उनका ये सिस्टम है। एंड फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम से पॉइंट है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोट दे दिया कि जो सी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसको जो है कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक्सटेंड किया जाएगा। हम सभी को पता है कि दो तरह की फोर्स होती हैं, एक जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आती है। जो होम अफेयर के अंतर्गत आती है उसको पैरा मिलिट्री फोर्स बोलते हैं, ठीक है, और जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है उसको आर्म्ड फोर्स बोलते हैं। आर्म फोर्स में तीन तीन फोर्सेस आती हैं, एक तो इंडियन आर्मी आती है, और इंडियन नेवी आती है, और इंडियन एयर फोर्स आती है। इधर क्लियर। पैरामिलिट्री के फोर्स की बात करते हैं जिसमें CERPF आती है, ITBP आती है, फिर SSB आती है, BSF आती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि और भी मतलब सेंट्रल CRPF जो भी 5-7 फोर्सेस आती हैं। तो इनको जो कि एक्सटेंड किया, ये जो कि इंटरनल पार्ट पे करते हैं, कुछ एक्सटर्नल पार्ट पे भी करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे देखिए, जो राजनाथ सिंह है वहाँ पे एयरबोर्न किया है, एकता हार्मोन के जो कि इन्होंने गार्ड किया है, और ये जो कि सिफारुल्ला इन उथारू थाई फाउल पे जो कि इन्होंने किया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना है। और मालदीव हमारी जो एक मतलब स्कीम है, जो पॉलिसी है सागर विजन ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द फॉर ऑल इंडिया रीजनल के अंतर्गत ये आता है। और उसके बाद जो इंडियन ओशन का रीजन जो आता है उसका भी ये जो कि एक पार्ट में बन करके आता है। तो इस वजह से जियो पोलिटिकल स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी बात चल रही है, देखिए नेक्स्ट आर्टिकल पे MGG नरेगा। हम सभी को पता है कि नरेगा 2005 में एक्ट के थ्रू पास किया गया, और इसको 2005-10 में अमेंडमेंट करके इसको MG महात्मा गांधी जोड़ दिया। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि 100 डे आउट ऑफ वन ईयर में जॉब दिया जाएगा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो होती है उसके अंतर्गत आती है, वो करता है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रधान लोग होते हैं ना, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपको जॉब चाहिए ना, तो आप प्रधान के पास जाइए, प्रधान जो है कि आपको विद इन टाइम फ्रेम के अंतर्गत ही जो कि आपको ये दिलाएंगे जॉब। अगर नहीं दिलवाते हैं तो आपको जो कि पेमेंट देना पड़ेगा मिनिमम कॉलेज। और ये जो कि अडल्ट लोग जो हैं, चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो या फिर वुमेन हो, सबके लिए जो कि ये इक्वल पे के आधार पे किया जाएगा, और ये अनस्किल्ड लोगों के लिए जॉब दिया है। अभी बात ये चल रही है ना कि इसमें कुछ देखिए कि इरेगुलरिटी वगैरह भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि ना कि जो प्रधान होता है वो कोई वर्क नहीं करता, बट उनका अटेंडेंस लगा करके ना वो पैसा अपने जेब में डाल लेता है। दूसरी चीज़, जो वर्क करते हैं उनको जो है कि प्रॉपर पेमेंट जो कि नहीं मिलती है, ठीक है। तो पेमेंट जब नहीं मिलती है तो उनको दिक्कत होती है। तो इसके आधार पे कुछ जो कि डिस्कशन किया जा रहा, मंथन चला है। तो 10 पॉइंट जो कि रखा गया है कि मतलब इसको डिस्कस करेंगे। पहले बात, इनको जियो टैगिंग किया जाएगा, फिर इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत इनके अकाउंट में जिनका नाम होगा उनके लिए रियल टाइम ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई जाएगी। फिर उसके बाद यानी एरिया ऑफिसर ऐप जो कि किया जाएगा, वो मॉनिटर करेगा। अवॉइड रिजेक्शन बट डुअल चेंज को रिजेक्ट किया जाएगा। 7 रजिस्ट्रार, इस तरह की पॉलिसी बनाई जाएगी। फिर उसके बाद सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड को किया जाएगा, वर्क फील्ड किया जाएगा। फिर उसके बाद एक ऐप है जन मनरेगा ऐप है, उसके अंदर इसका फीडबैक लिया जाएगा। और जियो मतलब आपको जीपीएस के अनुसार अकॉर्डिंग जो है कि आपका लोकेशन किया जाएगा। आप सभी को पता है कि जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत उसको जो कि रेगुलेट किया जाएगा।
तो इसमें ये है कि जो भी चीज़ें हैं इसमें ऐप के थ्रू इसको जो कि आधार बेस्ड पेमेंट्स किया जाएगा, इनका चेक एंड ट्रांसपेरेंसी और क्रिटिकल यूनिफिकेशन के अंतर्गत इनको जो कि किया जाएगा, मतलब सारी रेगुलेशन किया जाएगा। अभी आने वाले समय में देखेंगे क्या होता है। देखिए, गो फर्स्ट फ्लाइट जो है उसका बैंक करप्ट हो गया है, ठीक है। तो उसके बारे में ये आर्टिकल आया हुआ है, कभी आगे हम डिस्कस करेंगे, कभी फ्री में होंगे कि 6 अगेन अगेन देखिए सॉरी, वाई यूरोपीय यूनियन इनएक्टेड अगेन द 6 इंडियन इंडियन सीसीपी। देखिए, यूरोपीय यूनियन जो है ये फाइनेंशियल जो मार्केट होता है उसके रेगुलेटरी को 6 इंडियन क्लियरेंस और सेटलमेंट जो इंटरमीडिएटरी थे उनको सस्पेंड, क्यों सस्पेंड इस वजह से किया गया ना कि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रही थी इन्फॉर्मेशन को एक्शन के लिए। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि यूरोपीय यूनियन हो गया, यूरोप हो गया, ये इंडिया है, एक सेकेंड, यूरोपीय यूनियन, एक सेकेंड थोड़ा सा हम ना प्लेन पेज ले लेते हैं, ये ओके, ये यूरोपीय यूनियन हो गया, फिर ये इंडिया हो गया, ठीक। इनके बीच में मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंकिंग में हो रही है, शेयर मार्केट में। तो इनको एक इंटरमीडिएटरी के थ्रू जो है कि वो किया जाता है कि मतलब कि ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाए। तो उसमें ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे पूरा तरह से कोऑर्डिनेट, तो उनको 6 ऑर्गेनाइजेशन को हटा दिया गया। उसमें है क्लियरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इंडिया क्लियरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, फिर उसके बाद एनएससी क्लियरेंस लिमिटेड है, म्यूचुअल कमिटी एक्सचेंज क्लियरेंस है, फिर इंडिया इंटर नेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, फिर इसके बाद और भी है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके है। तो इनको जो कि मतलब वहाँ से कैंसिल कर दिया गया। आगे आप देखते हैं कि क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस निकल करके आता है। अब देखिए ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये हमारे जो कि CAG हैं, हमें पता है कि अंडर आर्टिकल 148 के अंतर्गत ये आते हैं। इनका अपॉइंटमेंट जो होता है 5 साल के लिए होता है, मोस्टली 65 मैक्सिमम है। ये अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी होती है और इनका जो वर्क होता है ना, ये ऑडिट करना होता है, अकाउंटिंग नहीं करना होता, ऑडिट करना होता है। मतलब एक्सपेंडिचर हो गया है जब ना, फिर उसके बाद ये ऑडिट करेंगे जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको लेकर के। अब ये आर्टिकल क्यों कि देखिए G20 का जो है कि हम प्रेसिडेंटशिप कर रहे हैं अपने पास, ठीक है, 2023 का इंडिया प्रेसिडेंटशिप कर रहा है और इसमें जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम का है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को लेकर के है। तो इसमें जो है ना कि हम इकोलॉजी और भी चीज़ें होती, तो इसमें एक जो G20 है उसका एक जो है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एंगेजमेंट ग्रुप फॉर सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन कर लेकर के, ठीक है, G20 का है ये। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप पूछ देता है तो इसको आपको याद होना चाहिए। ये क्या करता है, ऑडिट करता है जो पूरा मतलब क्लाइमेट चेंज जो भी चीज़ें होती हैं उसको लेकर के, तो इसको जो है कि ऑडिट कर रहा है ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के जो यूनाइटेड नेशन टॉप प्राइज जो होता है 3 ईरानियन जो कि वुमेंस को मिला है। पहली बात तो देखिए हमेदी को मिला है, फिर उसके मोहम्मदी को मिला है, फिर नारोज एक नारगेज मोहम्मदी हैं उनको लेकर के मिला, जो ईरान की हैं ये लोग, जो ईरान में मतलब प्रॉपर मतलब कि इस तरह फ्रीडम नहीं मिलता है उसको लेकर के है। फिर RBI का रिपोर्ट जो आई है सेंट्रल CBDC को लेकर के, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर के है कि वो अच्छी तरह से काम कर रही है और ज़्यादा इको फ्रेंडली है। और पालम ऑयल देखिए कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया मोस्टली इंडोनेशिया कंट्री वहाँ का ये रीजनल क्रॉप्स है, ऑयल के लिए ये फेमस है। इसका ऑयल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हेल्दी होता है। अभी ये बात चली इसका इनका इंपोर्ट जो है ना कि 30% जो कि कम हुआ है, ये इंडिया के लिए बेटर है क्योंकि बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, उससे हमारी फॉरेन करेंसी जो कि एक्सपोर्ट हो जाती है। तो अभी ये बात चली कि लोग अब जो कि सनफ्लावर की तरफ मूव कर रहे हैं, यह रिपोर्ट है, फैक्ट्स क्या भी डोंट नो, ठीक है, फैक्ट्स के अनुसार ही हम अपने आंसर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी हमने जो कि आज के डिस्कशन में किया और आई होप कि ऑल ऑफ यू एंजॉय माय वीडियो। और कोई भी क्वेरी होगी तो आप नो डाउट आप पूछ सकते हो। वीडियो लेट होगी, हो सकता है कि आने वाले समय में 1-2 हफ्ते के लिए मैं अपनी वीडियो पोस्टपोन कर दूँ क्योंकि एग्जाम चलेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना है और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।